हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर शुरू करते हैं। आप लोग लाइक कर दें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले क्लास की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है बैलोन डी ओर पुरस्कार 2022। बैलोन डी ओर पुरस्कार जो है ये फुटबॉल से संबंधित है और अभी हाल ही में अक्टूबर में बाईस में ये पेरिस फ्रांस में आयोजित हुआ। जो बैलोन डी ओर पुरस्कार संस्करण में 66वां है। जिसका आयोजन किया गया है और इस आयोजन में फ्रांसीसी खिलाड़ी करीम बेंजेमा ने पुरुष वर्ग में गोल्डन बॉल अवार्ड जीता है। गोल्डन बॉल अवार्ड 2022 जीता है और ऐसा करने वाले ये 5वें फ्रांसीसी हैं। इसके पहले 4 फ्रांसीसियों ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। यानी बैलोन डी ओर पुरस्कार जो पुरुष वर्ग है करीम बेंजेमा ने जीता है। गोल्डन बॉल अवार्ड 2022। यह पुरस्कार जीतने वाले ये 5वें फ्रांसीसी हैं, 5वें फ्रांसीसी पुरुष हैं। महिला वर्ग में स्पेनिश खिलाड़ी फुटबॉलर हैं स्पेनिश एलेक्सा पुतेलस। एलेक्सा पुतेलस इन्होंने महिला वर्ग में बैलोन डी ओर पुरस्कार फेमिनिन पुरस्कार जीता है और इन्होंने यह पुरस्कार दूसरी बार जीता है। दूसरी बार जीता है। यानी पुरुष जो अवार्ड है वो गोल्डन बॉल अवार्ड के नाम से जाना जाता है, महिला अवार्ड फेमिनिन पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। यानी कि पुरुष वर्ग में करीम बेंजेमा ने जीता है और महिला वर्ग में एलेक्सा पुतेलस ने जीता है, जो दूसरी बार महिला बैलोन डी ओर फेमिनिन अवार्ड को जीता है। बैलोन डी ओर समारोह जो है 2022 में ये 66वां संस्करण है, जो 17 अक्टूबर 2022 को थिएटर डू चैटलेट पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया। थिएटर डू चैटलेट पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया। लियोन मेसी 7 बार सर्वाधिक बार जो है यह पुरस्कार जीते हैं और क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5 बार यह पुरस्कार जीते हैं। बैलोन डी ओर 1956 से फ्रांसीसी पत्रिका फ्रांस फुटबॉल के द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है। बैलोन डी 1956 से फ्रांसीसी पत्रिका फ्रांस फुटबॉल द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है।
अगला पॉइंट है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, देखिए 1973 में टाइगर परियोजना इंदिरा गांधी की सरकार में चलाया गया था। बंगाल में बाघों के पुनर्वास, संरक्षण तथा पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए टाइगर परियोजना का आवश्यकता महसूस किया गया था और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए 1973 में एक टाइगर परियोजना प्रारंभ किया गया और उसके बाद से बाघों के, चीतों को, यानी जितने प्रकार के इससे जो है प्रजातियां हैं इससे संबंधित, उन्हें सुरक्षा संरक्षा देने का दायित्व भारत सरकार ने निभाया है। उसी को आगे बढ़ाते हुए भी हाल ही में मध्य प्रदेश में एक चीता के लिए एक अन्य टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश में चीतों के लिए दूसरा नया टाइगर रिजर्व होगा। तो इसके पहले कौन सा था? अगर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व दूसरा है तो पहला कौन था? तो पहला टाइगर रिजर्व है नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। यानी जो सतपुड़ा पर्वतमाला है इसी के नाम पर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व रखा गया था, जो मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व है। और दूसरा हो गया वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो यह टाइगर रिजर्व सागर जिले में स्थित नौरादेही और नरसिंह जिला में स्थित वीरांगना दुर्गावती वन प्राणी अभयारण्य को मिला करके वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। इसके लिए पैसा कौन देगा? तो केंद्रीय जल शक्ति विभाग इसके लिए पैसा दे रही है। केंद्रीय जल शक्ति विभाग इसके लिए पैसा दे रही है। या 2339 या 2339 वर्ग किलोमीटर में बनेगा, जिसमें चीतों को चलने, रहने, दौड़ने का पर्याप्त स्थान प्राप्त होगा। इसके अलावा सैलाना और खरमोर के अभयारण्य को सरदारपुरा में पुनर्गठित किया जाएगा। इसके लिए भी हरी झंडी मिल गई है। कुल मिलाकर के यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 3 बातें। पहला, अगर स्टैटिक्स जीएस पूछ लेगा करंट, तो पूछ सकता है टाइगर रिजर्व या टाइगर परियोजना कब आया था? 1973 में टाइगर परियोजना आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व सतपुड़ा और दूसरा है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ये किस जिले में? सागर जिला और नरसिंह जिला के बीच में दोनों को मिला करके बनाया जाएगा। इसकी धनराशि केंद्रीय जल शक्ति विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। अगला पॉइंट है हैदराबादी हलीम को जीआई टैग। देखिए, हैदराबादी हलीम को
पहली बार 2010 में 2010 में जीआई टैग मिला था। जीआई टैग का मतलब होता है भौगोलिक संकेतक, यानी जीआई टैग का मुख्यालय कहाँ पे है जो प्राप्त किया जाता है? चेन्नई में। चेन्नई कहाँ पे है? तमिलनाडु की राजधानी है, तमिलनाडु की राजधानी है। यानी कि जीआई टैग 2010 में आखिरी बार हैदराबादी हलीम को मिला था और 2019 में इसका समय समाप्त हो गया था। जब 2019 में इसका समय समाप्त हो गया तो अभी हाल ही में फिर भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 2 अगस्त से 9 अक्टूबर के बीच में देसी और विदेशी फूड को लेकर के वोटिंग कराई थी और उस वोटिंग में हैदराबादी हलीम को चुना गया और इसलिए हैदराबादी हलीम को 2022 में पुनः जीआई टैग मिल गया है। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि इसके पहले आखिरी बार कब मिला था? 2010 में मिला था। जीआई टैग का मुख्यालय जो भारत का है कहाँ पे है? चेन्नई में है। और हैदराबादी हलीम को जीआई टैग अभी हाल ही में दिया गया है। लगभग 400 उत्पाद को भारत में जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। लगभग है, 10-5 ऊपर नीचे हो सकते हैं। जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। जीआई टैग प्राप्त होने का मतलब यह है कि वो अपने एक प्रोडक्ट के रूप में मशहूर हो जाएगा पूरे विश्व में। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष एवं सह अध्यक्ष। देखिए, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका गठन किया गया था 2015 में। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी पहल की गई थी और फ्रांस के सहयोग से, फ्रांस के साथ मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस को स्थापित किया गया था। इसका जो मुख्यालय है भारत के गुड़ग्राम में है। गुड़ग्राम हरियाणा में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय है। इसमें वर्तमान में 109 देश सदस्य बन चुके हैं। यानी गुड़ग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का। भारत के पहल से बनाया गया था। पर्यावरण को ध्यान में रख करके ये पहल की गई थी जिससे कार्बन न्यूट्रल हुआ जा सके, कार्बन का उत्पादन कम से कम हो। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक अरुण माथुर हैं। इसमें नहीं लिखा है अरुण माथुर, अरुण माथुर अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस के महानिदेशक हैं। इन्होंने बताया कि भारत को अध्यक्ष और फ्रांस को सह अध्यक्ष चुना गया है। यानी भारत की तरफ से अध्यक्षता करेंगे वाणिज्य मंत्री RK सिंह और फ्रांस के मंत्री क्रिसूला जकारोपूला इसके सही अध्यक्ष होंगे। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।